बात में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह। उनसे बात करेंगे कई मुद्दे जो जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेके हैं, मिलिटेंसी का ग्राफ क्या है, पुलिस की मॉडर्नाइजेशन कितनी हो रही है, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो है जम्मू कश्मीर का, खासतौर पर कश्मीर वैली का, कैसा सिक्योरिटी सिनेरियो आज की तारीख में? सिक्योरिटी सिचुएशन पहले के मुकाबले में काफ़ी अच्छी है और काफ़ी हद तक स्टेबल है। कश्मीर में भी सिचुएशन पूरी तरह अभी सामान्य होने के करीब है। अभी बहुत सी चैलेंजेस जो पिछले 4-5 महीने में रही टेररिज्म के फ्रंट के ऊपर, जिन्होंने लोगों की नॉर्मल जो लाइफ है उसको हर तरीके से मुतासर करने की, उसको इफेक्ट करने की कोशिश करी। बाग बगीचों में फ्रूट उतारने वालों को तकलीफ दी गई, दुकान खोलने वालों को तकलीफ दी गई, सिविल गाड़ी में चलने वाले को रोका गया, ट्रकों को, बाकी कानवाइयों को रोका गया। और इसके चलते हम लोगों ने वो सब चुनौती जो है उसको पार करते हुए लोगों का जो नॉर्मल लाइफ है उसका सिलसिला फिर से शुरू करने का सिलसिला शुरू हुआ है। मैं जो समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है और आने वाले टाइम में हालात में और बेहतरी आएगी। सर, हमने देखा कि पहले जो नए सिरे से जो मिलिटेंसी शुरू हुई 2016 के बाद से जो हमने फेज देखा है, उसमें हमें ज़्यादातर जो कंसंट्रेशन थी या ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ थी मिलिटेंट्स की वो साउथ कश्मीर में थी। लेकिन उसके बाद अभी रिसेंटली अगर आप श्रीनगर शहर की बात करेंगे, वहाँ पर भी 3 ग्रेनेड अटैक्स हुए। तो क्या हम ये माने कि अब साउथ कश्मीर से सेंट्रल कश्मीर अब जो है इफेक्ट हो रहा है मिलिटेंसी से? नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रेनेड के इंसिडेंट पहले भी होते रहे हैं और बहुत ज़्यादा होते रहे हैं। इसको लेकर के अगर कहें कि साउथ से सेंटर की तरफ मिलिटेंसी शिफ्ट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सेंटर इज़ रिलेटिवली मच मोर पीसफुल। नॉर्थ कश्मीर का जो एरिया है वो भी काफ़ी पीसफुल है। अभी ज़्यादा कंसंट्रेशन अभी भी साउथ के एरिया में ही है। उसकी वजह है कि एक तो वहाँ पर इनका जो पुराना बुरहान वानी के मरने के बाद का जो सिलसिला मिलिटेंट्स की रिक्रूटमेंट का उस एरिया से बहुत ज़्यादा हुआ था, उसमें बहुत सारे टेररिस्ट तो मारे गए, मगर अभी भी कुछ टेररिस्ट जो उस एरिया के जो नए ज्वाइन किए पुराने उस एरिया से चल रहे हैं, उन्होंने जाहिर है कि अपने एरिया में रहते हुए उनके सपोर्ट बेसिस अवेलेबल थे, उसके चलते ज़्यादा रिक्रूटमेंट नहीं उसी एरिया से पिछले 2-4 सालों में करी। मगर अब अच्छा ट्रेंड ये है कि बावजूद इस सारे चीज़ों के एक तो नए लड़के मिलिटेंसी ज्वाइन करने का रुझान बहुत कम हो गया है और इसके साथ साथ हमारी जो ओवरऑल पब्लिक आउटरीच है वो भी बेहतर हुई और पब्लिक के साथ हमारा राब्ता भी पहले से अच्छा चल रहा है। तो आपने कहा कि जो रिक्रूटमेंट है साउथ कश्मीर में, हमने देखा कि जब भी मिलिटेंट्स की डेड बॉडीज होती थी तो उसके बाद जो फ्यूनरल्स वगैरह हमने देखे, उसमें भी जो लोगों की शिरकत है वो कम हो गई है। तो क्या हम ये माने कि जो रिक्रूटमेंट है अब वो कम हुई है? किस हद तक कम हुई है जो आपने जिक्र किया? काफ़ी हद तक उसमें गिरावट आई है। उसमें अगर आपने नोट किया होगा तो पहले लाखों की तादाद में फ्यूनरल होते थे और फिर महीना भर मातम चला रहता था, कोई इधर से जाता था, कोई उधर से जाता था और अलग अलग तरीके से मातम को सेलिब्रेट करने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो कि एक बड़ा घटिया ट्रेंड था इंसानी जान के अगर जाया होने के लिहाज से देखें तो। अभी जाकिर मूसा जैसे मिलिटेंट वहाँ पर मारे गए। उसके अलावा मान लीजिए मनान वानी जो लोलाब का रहने वाला था वो भी मारा गया ऑपरेशन में। बड़ी बात यह है कि हम लोग जहाँ पर ये वर्गलाने में कामयाब हुए वहाँ पर हम लोगों को घर वापस लौटाने में कामयाब हुए। तो अभी कोई 2 दर्जन के करीब ऐसे बच्चे हैं जो इस रास्ते पे चलने का मन बना बैठे थे, जहाँ चल पड़े थे, उसके बाद भी उनको वापस लाया है, घर वालों के साथ मिलाया है और अपने आराम से नॉर्मल लाइफ अपनी चला रहे हैं। अब हमने कई कमांडरों का जिक्र किया। अभी अगर देखें कि साउथ कश्मीर में अभी भी रियाज नायकू का जो नाम है वो काफ़ी आ रहा है सामने। तो कितने ऐसे मिलिटेंट्स कमांडर्स हैं आपकी नज़र में जिसको हम ये कहें कि पुलिस ये चाहते कि जल्दी से जल्दी उनको या तो अरेस्ट किया जाए या फिर एनकाउंटर में मारा जाए? देखिए, बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं जो लगभग ख़त्म होने पे आ गई। अलबदर है तो उसमें 2-3 लोग बचे हैं, लीडरलेस हो गए, कोई उनका आज की तारीख में लीडर भी नहीं है। जो इंसार गजतुल हिंद उठा था, जाकिर मूसा वाली जो जमात थी जिसको ISJK कहते थे, तो वो भी लगभग ख़त्म ही हो गई है, कोई लीडर नहीं बचा है। रियाज नायकू की आज की तारीख में हालत ये है कि वो आज दिन कहीं रात कहीं आगे पीछे जो दौड़ भाग रहा है, उसकी सुना है कि इस वक्त सेहत भी काफ़ी ख़राब है
और उसको बहुत तकलीफ इस वक्त है और आगे पीछे भाग रहा है अपने इलाज के लिए। हम लोग भी नज़र रख रहे हैं कि क्या हरकत है क्या नहीं है। बाकी कोई बहुत बड़े कमांडर ज़्यादा नहीं बचे हैं, थोड़ी सी तादाद है, गिनती है, मैं जानता हूँ सबको, और बाकी भी हमारे फोर्स के लोग जो काम पे लगे वो जानते हैं। थोड़ी सी तादाद है, कोई ज़्यादा नहीं है। आने वाले टाइम में हम लोग उनको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो हमने देखा कि जिस तरह से कश्मीर वैली के अंदर हमने देखा 90 से लेके अगर आप आज तक की बात करेंगे तो एक दौर ऐसा आया था जब ये देखा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि जो फॉरेन मिलिटेंट्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, उनकी तादाद ज़्यादा है, जबकि लोकल्स कम है। आज क्या सिनेरियो है? देखिए, पिछले 2 साल में हमने फॉरेन वाले की और लोकल वाले की दोनों की तादाद कम कर दी है। उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। अब फॉरेन भी कम है, लोकल भी कम है। कुल मिलाकर के जो पिछले सालों में तादाद बढ़ गई थी, अब वो नीचे की तरफ चलनी शुरू हो गई है और हम उम्मीद करते हैं कि इसकी गिरावट और आगे बरकरार रहेगी, क्योंकि अभी हम लोग लैंड ऑर्डर की तरफ थोड़ा सा मशरूफ थे। उसके चलते ऑपरेशंस उतने ज़्यादा नहीं हुए, मगर फिर भी इसके दौरान 19 मिलिटेंट इस अरसे के दौरान जो है वो जगह जगह एनकाउंटर्स में मारे गए, जिसमें डोडा रामबन का एनकाउंटर भी शामिल है, जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए थे। मैं समझता हूँ कि ये जो सिलसिला है, क्योंकि नई रिक्रूटमेंट कम हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन भी पहले से गिरावट नज़र आ रही है। नई भर्ती ना होना, इन्फिल्ट्रेशन का ना होना, तो जितना नंबर अभी बचा है ये नंबर और कम हो जाएगा। मेरा अगला सवाल यही था जिसका आपने जिक्र कर दिया कि जो आप लैंड ऑर्डर सिचुएशन के साथ बिजी थे, इसलिए शायद एनकाउंटर्स कम हो रहे हैं। हमने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी हमने देखी थी 2019 में शुरुआत में, तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी एनकाउंटर्स की, और उसके बाद जब जिस तरह के हालात 5 अगस्त के बाद शुरू हो गए, टेलीफोन मोबाइल जो फोन्स हैं वो बंद हो गए, अभी सिर्फ पोस्टपेड चल रहे हैं। क्या हम ये भी माने कि क्या कोई ये कारण है कि अभी जो प्रीपेड मोबाइल फोन नहीं चल रही है, क्या वो एक वजह है कि अभी एनकाउंटर ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन बहुत कम मिल रही है, या ट्रैक डाउन करना मुश्किल हो रहा है मिलिटेंट्स? देखिए, ये ऑपरेशंस की बातें जो है मीडिया में डिस्कस नहीं होती हैं, इसका हमारे अपने तरीका है। वो बात सही है कि लैंड ऑर्डर की तरफ जो हमारे लोगों का ज़्यादा तवज्जो थी, अभी भी है, क्योंकि लैंड ऑर्डर मेंटेन करना एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। इसके साथ साथ टेररिस्ट को भी अपनी जगह पे दबा के रखना, और फिर सारी चीज़ें जो बड़ी चुनौतियां थी, जैसे मैंने कहा आपको कि बाग से फ्रूट नहीं उतारने की इजाज़त थी लोगों को, तो अभी 1,10,000 ट्रक फ्रूट के लोड होकर के कश्मीर से इधर आ चुके हैं। सिर्फ 4 ट्रक वालों के साथ इन्होंने छेड़छाड़ करी, कुछ लोगों की जान उसमें टेररिस्ट ने ली, जिसमें बहुत सख्त कार्रवाई करी गई। और कुछ टेररिस्ट जो इन केसेस में ट्रक वालों पे अटैक करने में या फ्रूट वालों पे अटैक करने में शामिल थे, वो एनकाउंटर्स में मारे भी गए। बहुत बड़ी तादाद इनकी वो थी जो लोगों को पोस्टर लगा करके, दुकानों के ऊपर क्रॉस मार करके डराते थे, धमकाते थे कि भी आपकी दुकान खोलेगी तो ये करेंगे वो करेंगे। उनका भी हिसाब हो गया है। उसमें से बहुत सारे लोग हमने पकड़ के जेलों के अंदर डाले हैं, उनके ऊपर सख्त सेक्शन जो है वो आयद किए गए जो करने चाहिए थे। उनका जो कंप्यूटर जिनका इस्तेमाल करके ये बनाते थे, पोस्टर लगाते थे आगे पीछे जा करके, उनका भी हिसाब हो गया। जो फ्रूट का कारोबारी फैमिली जो सोपोर वाला था, जिसमें एक परिवार के 4 जी जा करके टेररिस्ट ने जख्मी कर दिए थे, वो टेररिस्ट भी मारा गया। जो लोगों की गाड़ियों को जलाते थे, ट्रकों को आग लगाते थे, उस तरह की धमकियां फमकियां देते थे, इस तरह के भी दर्जनों की तादाद में हमने लोग पकड़ लिए हैं। अब वो जो सपोर्ट बेस जिनकी बुनियाद के ऊपर लोगों में डर और खौफ पैदा किया जाता था, उस सपोर्ट बेस को भी हम टारगेट कर रहे हैं। तो एक अगला सवाल जो है उसका जो स्पेसिफिक जवाब जो है वो मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे आपकी नज़र में लगभग रफ एस्टिमेट क्या है आपका कि कितने मिलिटेंट्स अभी एक्टिव होंगे कश्मीर वैली के अंदर? ये तादाद बढ़ती रहती, कम होती रहती है, डायनामिक प्रोसेस है, मगर कुल मिलाकर के 250-300 के करीब मिलिटेंट की तादाद जो है इस वक्त मौजूद है, जिसमें फॉरेन का और लोकल दोनों तरह का एलिमेंट शामिल है। चिनाब वैली की अगर बात करेंगे तो हमने देखा था कि पिछले 6 महीने या 1 साल से एक फिर से मिलिटेंट्स की सर उठाने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि शायद अब कश्मीर के बाद दोबारा चिनाब वैली, चाहे वो डोडा का इलाका हो या किश्तवाड़ का इलाका हो, फिर से मिलिटेंसी की आग में झुलसने वाला है शायद। लेकिन उसके बाद जो एक्शंस आपने किए हैं, जिसमें बटोत में जो एनकाउंटर हुआ जिसमें 3 मिलिटेंट्स मारे गए, तो उसके बाद से क्या लगता है आपको जो चिनाब वैली में जो मिलिटेंट्स की सरगर्मियाँ बढ़ने लगी थी, उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी थी, कितनी काबू में आई? चिनाब वैली अभी बहुत हद तक टेररिज्म के लिहाज से काबू में है। इन लोगों ने
सिविलियन कैजुअलिटी जो 2-4 जगहों पे करी थी वो तीनों मारे गए हैं। उसमें जावेद, उसामा और बाकी उसके साथी जो उसमें शामिल थे। किश्तवाड़ में जितने भी इंसिडेंट हुए उसमें वो शामिल थे। तो ये मान लीजिए कि प्रहार ब्रदर्स का हो या चंद्रकांत का हो, ये जो कत्ल किया वहाँ पर इन लोगों ने, उन केसेस का भी किस्म का जो है वो सॉल्व हो गए, सॉर्ट आउट हो गए। यही लोग उसमें शामिल थे। उसके अलावा भी 3 मिलिटेंट उस इलाके के और हैं जिनके पीछे हमारी पार्टियां लगी हुई हैं और हमारा जबरदस्त प्रेशर है कि या तो सरेंडर करेंगे या कहीं ना कहीं काउंटर में मारे जाएंगे। ये तीनों टेररिस्ट जो हैं, इनमें एक टेररिस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा पुराने टेररिस्ट में आता है, जहांगीर सरूरी जिसका नाम है। और हमें पता है किस एरिया में जनरल उसकी पनाह गाहे हैं। इस वक्त ना करते 5-6 पार्टियां जो है इनका पीछा कर रही हैं। मरवा दक्षिण के एरिया में बर्फ़ पड़ चुकी है, मगर हमारी पार्टियां बर्फ़ के बावजूद भी वहां पर तैनात हैं और वो तैनात रहेंगी वहां पर। इनको मजबूर करेंगे, या तो ये मारे जाएंगे या फिर ये सरेंडर करेंगे, इनका पीछा करेंगे हम। और उसके अलावा डोडा जिले का एक ही अभी टेररिस्ट बचा है, वो भी आगे पीछे दौड़ रहा है, उसके ऊपर भी हमारी नज़र है। सो मैं समझता हूँ कि इन जो खूंखार किस्म के जो वहाँ के ये आतंकी टेररिस्ट थे, जिनके मारे जाने के बाद वहाँ पर लोगों को काफ़ी सुकून मिला है और लोग काफ़ी हद तक अभी अपना जो उस तरह का प्रेशर जो किश्तवाड़ और इस बजट में जनरेट हुआ था उससे मुक्त हुए हैं। आने वाले टाइम में इस एरिया के हालात भी और बेहतर होंगे। रियोरी पुंछ पहले से अच्छा बिहेव कर रहा है। बीच में इन्फिल्ट्रेशन की कुछ खबरें आती रही कि ये है, हर खबर के ऊपर हमने 4-4, 5-5 दिन का लंबा ऑपरेशन लॉन्च किया, पूरे एरिया की छानबीन की। इस तरह की कोई हरकत कंफर्म नहीं हुई, मगर फिर भी रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ज़बरदस्त कोशिश है कि वो जो घटता हुआ जो आतंकियों का नंबर है, टेररिस्ट का नंबर जहाँ पर है दहशतगर्दों का, उस नंबर को बीफअप कर सके, उस नंबर को रिप्लेनिश कर सके। उनकी ज़बरदस्त कोशिश है, मगर उसके खिलाफ जो काउंटर हमारी तरफ से ऑपरेशंस हैं वो भी जबरदस्त तरीके से चलते रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि बॉर्डर गेट भी जो है उसको अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए ताकि इन्फिल्ट्रेशन के जो अटेम्प्ट हैं उनको नाकाम किया जाए और इंटीरियर एरियाज में जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है उनको भी तेज किया जाए। तो हमने देखा कि जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स की अगर बात करेंगे तो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स इस बार बहुत ज़्यादा हुए। सीज फायर वायलेशंस अभी हम देखेंगे तो राजौरी पुंछ में गुरेज सेक्टर हो, वहाँ भी तो मेन मोटिव जो रहता है पाकिस्तानी आर्मी का वही है कि पुश इन करें मिलिटेंट्स को। तो कितना बड़ा कंसर्न तो है खैर कि अगर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स होते हैं, कितने अटेम्प्ट्स आपको लगता है कि कामयाब होंगे? कोई आइडिया कितने मिलिटेंट सीक इन कर पाए होंगे? एक और इसके साथ दूसरा सवाल, चूंकि अब अगर हम देखेंगे जो राजौरी पुंछ हो या फिर कश्मीर वैली का इलाका हो, वो पूरा एरिया जो है वो अब स्नो बाउंड हो गया है और इन्फिल्ट्रेशन नामुमकिन तो नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी मुश्किल है। क्या आपको लगता है कि अब जो बाकी के सेक्टर्स हैं जैसे सांबा है, हीरानगर है, कठुआ है, यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स पाकिस्तान की तरफ से किए जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटेंट्स को स्नीक इन कराने के लिए? देखिए, अक्टूबर के महीने तक उनकी बड़ी कोशिश रही और कोशिश कुछ जगह पे कामयाब भी हो गई। इसमें इस बार गुरेज का एरिया काफ़ी एक्टिव रहा हमारा इन्फिल्ट्रेशन के लिहाज से और बारामूला में उड़ी का सेक्टर जो था काफ़ी एक्टिव था। उधर करना और केरन का सेक्टर भी काफ़ी एक्टिव जो साल रहे हैं, जिस तरफ से इन्फिल्ट्रेशन इनकी बार बार अटैम्प्ट्स भी होते रहे और कुछ इन्फिल्ट्रेशन हो भी गई वहाँ से। इसी तरीके से राजौरी पुंछ का एरिया इस तरफ भी रहा, आईबी पे कोशिश करते रहे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी कोशिशें उनकी नाकाम करने के बावजूद भी कुछ केसेस में उनको इन्फिल्ट्रेशन में कामयाबी भी मिली है। दैट इज़ वाई जो इस वक्त जो टेररिस्ट की तादाद है वो इस तरीके से मेंटेन्ड है। मगर बर्फ़ के पड़ने का जो एक अच्छा इम्पैक्ट हमारी साइड रहता है वो ज़रूर है कि जो स्नो बाउंड एरियाज है उसमें मुश्किल हो जाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मुश्किल होने के बावजूद वो अटैम्प्ट नहीं करते हैं। ऐसे केसेस पास्ट में देखे गए हैं जहाँ पर बर्फ़ के बावजूद भी वो कोई बढ़िया जो बर्फ़ में चलने वाला जो उनकी किट रहती है उस तरह की किट्स वगैरह दे करके भी उन्होंने अटैम्प्ट करी कि टेररिस्ट को इधर भेजें। हमारे लोग सतर्क हैं सब जगह पे, इस तरफ भी राजौरी पुंछ के एरिया में भी और जम्मू के एरिया में भी और कश्मीर के खित्ते में भी कि इस तरह की अगर को नकलो हरकत होती तो उसको सख्ती से कुचला जाए। तो अगर हम देखेंगे जैसे आपने कहा कि राजौरी पुंछ से भी काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन होता है, तो
जो राजौरी पूंछ से इन्फिल्ट्रेशन होता है, पहले ये देखा गया था कि वो कोशिश करते हैं कि कश्मीर वैली की तरफ से शोपियां, मुगल रोड और उसके एडजेसेंट जो इलाके हैं वहाँ से शोपियां और वहीं पुलवामा और साउथ कश्मीर की तरफ चले जाते हैं। आज भी वही ट्रेंड है या फिर कुछ ऐसी चेंज आई है कि वो कोशिश करेंगे कि जम्मू में किसी तरह का जो है हादसा पेश आए, उसके लिए कोई उस तरह की एक्टिविटीज? ये ट्रेंडिंग कोई परमानेंट नहीं होती है, बदलते रहते हैं, वो भी देखते रहते हैं पार से कि किस तरह का माहौल कहाँ पर है, कहाँ पर गुंजाइश लगती है, कहाँ पर थोड़ा बहुत कोई कमज़ोर कड़ी उनको नज़र आती है, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है। इधर हमारे तरफ से भी फोर्सेस की बॉर्डर गार्ड की कोशिश रहती है कि कोई एरिया ऐसा ना हो जहाँ पर ये अटेम्प्ट करें, कामयाब हो जाए। तो ये एक ऐसा सिलसिला है जो डायनामिक है। हम लोग बॉर्डर ग्रिड के साथ साथ अपनी इंटरनल सिक्योरिटी ग्रिड जो है उसको भी अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। कोशिश यही है कि कोई भी नाखुशगवार वाक़ा जो हो पेश नहीं आना चाहे और उसके लिए हर तरह की कोशिश की जाए। पुलिस मिलिटेंसी के साथ लड़ते लड़ते एक तो लॉ एंड ऑर्डर का है, दूसरा एक बहुत बड़ा जो हमने देखा कि जो आपने एक वॉर अगेंस्ट ड्रग्स शुरू किया है, उसमें मैक्सिमम जो ड्रग पेडलर्स हैं काफ़ी हमने देखे कि उनको, शायद आपने कल ये भी कहा था कि उनको उन पे PSA लगा दिया जाए या बाकी चीज़ें कर दी जाए। क्या इस नारकोटिक्स और मिलिटेंसी में कोई रिश्ता है? किस तरह का रिश्ता है? क्या फंड रेजिंग इससे होती है? जी, बहुत बड़ा रिश्ता है। अभी हाल में हमारा केस आया था जो सिटी के ही थाने का, जम्मू सिटी के थाने का केस था। उस केस में हम लोग लीड लेते लेते 160 ग्राम हीरोइन की लीड से शुरू किया था, फिर 12 किलोग्राम हीरोइन जो है वो पुंछ के ज़िले से पकड़ी गई, जिसमें एक पूरा नेक्सस इनका ब्रेक हुआ। उस नेक्सस में ये पाया गया कि जो टेररिस्ट पार बैठे हैं वो रिश्तेदारों का जहाँ पर अपना इस्तेमाल करके वहाँ से नारकोटिक्स की कंसाइनमेंट भेजते हैं, जहाँ उसको भिजवाते हैं, पैसा जमा करते हैं और उस पैसे को वापस टेररिस्ट के पास भेजा जाता है। उसमें 70 लाख रुपए की जो प्रोसीड्स हैं उसको टेररिस्ट के पास भेजा गया था ताकि वो टेररिज्म को आगे बढ़ा सकें। इस तरह की और भी केसेस जिनके ऊपर हमारी नज़र है, जिनको वर्कआउट कर रहे हैं। मगर ये बात सही है कि टेररिज्म और नार्को ट्रेड के बीच में आपसी एक नाता है और उस नाते का इस्तेमाल जो है पाकिस्तान ISI और पाकिस्तान की एजेंसियां, पाकिस्तान की फ़ौज टेररिज्म को जहां बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। 5 अगस्त के बाद जिस तरह के हालात कश्मीर वैली में रहे, उसमें जो सेपरेटिस्ट लीडर्स थे उनको बंद कर दिया गया और साथ ही कई जगहों पर बहुत सारी ऐसी जो गिरफ्तारियां हैं वो अमल में लाएंगे, जिसमें कुछ मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस भी थे, कुछ पथराव करने वाले थे। उनमें से एक अच्छी खासी तादाद ऐसी है कि जिन्हें जम्मू कश्मीर स्टेट के बाहर की जेलों में भेजा गया। क्या वजह थी, क्या कारण था, बाहर क्यों भेजा गया? खास वजह तो ये, जहाँ जेल्स वेल्स की हमारी जो कैपेसिटी है बड़ी लिमिटेड है और उसके चलते सबको अकोमोडेट जहाँ करना आसान नहीं था। फिर ये लग नौबियत की गिरफ्तारियाँ हैं, इनको मिक्सअप करना आगे पीछे वो भी कोई एडवाइजेबल नहीं था, तो इसके चलते थोड़ा बहुत लोगों को जो है वो बाहर भेजना पड़ा। तो यही वजह है और उसके अलावा तो कोई खास वजह नहीं थी। तो इस दौरान कुछ माइनर्स जो हैं जिनके बारे में पुलिस का ये कहना है कि वो पथराव करने वाले थे, उनकी हिस्ट्री थी पथराव करने की, उनको भी अरेस्ट किया गया। वो कहाँ हैं, किस तरह की उनकी काउंसलिंग हो रही है और कब उनको रिहा किया जाएगा? कुछ नहीं, कोई माइनर नहीं, हमारी कस्टडी में कोई माइनर नहीं है। ये तो आपको अगर खबर हो इस बात का तो 2-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में भी केस दायर किया गया था इनाक्षी गांगुली ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया, जहां पर हमारी JNK हाई कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी है लेड बाय जस्टिस मागरे, उन्होंने पूरा डिटेल में जाकर के इन केसेस को देखा था कि कहीं कोई जुवेनाइल जो है वो पुलिस की कस्टडी में या कोई इस तरह की हिरासत में जहाँ नहीं है जो कानून से के दायरे में ना हो। तो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक भी उन्होंने पाया कि हम लोगों ने बहुत सारे लोग जो पत्थर मारने में शामिल थे उठाया, काउंसलिंग की, बहुत ज़्यादा केसेस में 24 आवर्स के अंदर ही उनको छोड़ दिया गया ताकि वो अपना उनका करियर ख़राब ना हो और उनको आगे सही रास्ता चुनने के लिए भी एक तरह की ऑप्शन दी गई। तो अभी जो जिस तरह के हालात कश्मीर में, आपने बोला कि धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं, हालांकि ये फैसला तो LG को लेना होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लेना होगा, और कि जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं या प्रीपेड मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो कब शुरू की जाए, क्योंकि आप टॉप कॉप हैं, आप पूरा सिक्योरिटी का अरेंजमेंट देखते हैं, आप
आपको सब मालूम है कि कहाँ हालात किस तरह के थे, अब कैसे हैं और क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्या ऐसा रिस्क लिया जा सकता है, क्या ये सर्विस शुरू की जा सकती है या नहीं। उस बारे में कुछ आप बता पाएंगे कि कब तक एक्सपेक्ट ये करें कि जो आपका हमारा कश्मीर का जो एरिया है वहाँ प्रीपेड मोबाइल फ़ोन सर्विसेज हैं या ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं, इसी तरह जम्मू में जो है जो मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज हैं, कब तक शुरू हो पाएंगी? देखिए, सारी की सारी चीज़ें जो हैं, छोटी मोटी जो पाबंदियां जहाँ जहाँ भी आयद हुई, वो पाबंदियां सिचुएशन के साथ मुंसलिक हैं, उनके साथ रिलेटेड हैं, उनके ऊपर बेस्ड हैं। शुरू में अगर मान लीजिए हर तरह की कम्युनिकेशन नहीं चल रही थी तो एक स्टेज आई कि आपके लैंडलाइन सारी की सारी खुल गई। जम्मू में तो बहुत पहले खुल गई, फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन जहाँ पर खुल गए, धीरे धीरे जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी फ़ोन खुल गए। लेह लद्दाख के फ़ोन तो बंद किए नहीं थे। तो ये सारा सिलसिला जो था सिचुएशन में जो जो सुधार होता गया, उसके साथ साथ रिलैक्सेशन का प्रोसेस भी बढ़ता चला गया, उसका दायरा भी बढ़ता चला गया। तो अभी भी ये पॉइंट सरकार के जेरे गौर है और इसको देख रहे हैं कि फर्दर रिलैक्सेशन कितनी और कैसे दे सकते हैं। इसकी कोई टाइमलाइन देना अभी मुमकिन नहीं है, मगर ये इशू डेफिनेटली जेरे गौर है, इसको देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरह के हालात में काम कर रही है, चाहे वो मिलिटेंसी हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो या बाकी जो चीज़ें हैं, जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में हैं, तो काफ़ी टफ है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। तो इसमें ये कहा गया था कि जो मॉडर्नाइजेशन है पुलिस की, मॉडर्नाइजेशन लाई जाएगी, नए गैजेट्स पुलिस के पास होंगे, नए हथियार पुलिस के पास होंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट्स की काफ़ी बात हुई थी कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स हमारे पास नहीं है, जवान काफ़ी रिस्क में रहते हैं। तो वो मॉडर्नाइजेशन कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक सेटिस्फाई हैं आप कि हमारी पुलिस जो है वो मॉडर्नाइज हो गई है, उनको सब वो सेफ्टी के भी जो काउच हम ये कहें या सेफ्टी मेजर्स जो होने चाहिए, जो स्ट्रेटजिक सपोर्ट होना चाहिए सेफ्टी के लिए, या हथियारों की बात करें, कहाँ तक आप सेटिस्फाइड हैं उस चीज़ में? देखिए, हथियारों की बात करें तो हर तरह का हथियार हमारे पास जो एक अच्छी पुलिस फोर्स को ज़रूरत होती है अवेलेबल है। गाड़ी की बात करें तो हर तरह की गाड़ी हमारे पास मौजूद है जिसकी ज़रूरत फोर्स को होती। सो मोबिलिटी, वेपनरी, ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी के जो ऑपरेटर्स के लिए जिन गैजेट्री की ज़रूरत होती है, लगभग हर तरह की गैजेट्री हमारे पास अवेलेबल है। मगर टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि ये स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, एडवांसमेंट आती चली जाती है। तो आदमी कहे कि मैं आज सेटिस्फाइड हूँ तो कल इसको फर्दर बेहतर करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहना मुमकिन नहीं है, एडवाइजेबल भी नहीं है। तो जो जो उसमें सुधार फर्दर आता है, हम भी अपने अपने जो चीज़ें हैं उनको अपग्रेड करते रहते हैं। अभी इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, जिसको 112 आप नंबर कहते हैं, वो नंबर भी लगभग सब स्टेट्स के अंदर पुलिस फोर्सेस के पास इंट्रोड्यूस हो रहा है। हमारे पास भी बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। इसमें सीडैक करके कंपनी है जो गवर्नमेंट कंपनी चेन्नई से, वो हमारा काम कर रही है, श्रीनगर के कंट्रोल रूम के साथ वो चीज़ बन रही है। जब वो आ जाता है तो उसका भी एक फेज़ है कि जो पीसीआर वैन्स होती हैं जो सिटी में चलती रहती हैं, घूमती रहती हैं, कंटिजेंसी को अटेंड करती हैं, उसका सेकंड पार्ट वो होगा कि वो गाड़ियाँ हमारी काफ़ी पुरानी होगी, उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, तादाद भी बढ़ाने की ज़रूरत है। वो आने वाले टाइम पे हम करेंगे। उसके अलावा भी जो मैंने कुछ सुधार की ज़रूरत है, अभी हमने एक गाड़ी ऐसी तैयार करी थी जिसको जब केवड़िया में यूनिटी डे सेलिब्रेट हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारी गाड़ी की बहुत तारीफ करी थी। वो गाड़ी हमारे डिस्ट्रिक्ट एसपी ने उसको इंटरनल चेंजेस करके डिज़ाइन किया था और उसको हमने कमांड व्हीकल के रूप में तैयार किया था। इट्स अ मिनी व्हीकल जिसको बुलेट प्रूफ गाड़ी रहती है, जिसको आप ऑपरेशन की साइट पे ले जा सकते हैं और गोलियों के बावजूद वहाँ खड़ा रख सकते हैं, ऑपरेशन को देख सकते हैं, कमांड कर सकते हैं, बता सकते हैं और ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल डायरेक्टली कर सकते हैं। वो गाड़ी डिज़ाइन करके ले गए थे तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ट्वीट किया था वहाँ की टेक्नोलॉजी की एग्जीबिशन को, पुलिस टेक्नोलॉजी को देखने के बाद उस ट्वीट के अंदर हमारी वो गाड़ी शामिल थी। 4 चीज़ें उसमें थी और 4 में एक गाड़ी हमारी शामिल थी। उस तरह की गाड़ियां अभी हम काफ़ी ज़्यादा बना रहे हैं और वो गाड़ियां इस वक्त हमारे पास अवेलेबल हैं। सिर्फ उनकी इंटरनल फैब्रिकेशन वगैरह चेंज करनी है और जो चीज़ें अंदर हो उसके अंदर बड़े बड़े स्क्रीन लगे होते हैं गाड़ी के। बाहर क्या हो रहा है, हाई मास्ट के साथ कैमरे लगे होते हैं,
फिर जो चीजें आर पार आपके हो रही, दीवार के पार क्या हो रहा है, वो चीजें भी देखने की क्षमता उस गाड़ी के अंदर होती है। ड्रोन उसी के साथ अटैच हो जाती है। आप गाड़ी के अंदर बैठे ड्रोन को उड़ाएंगे और पूरा बाहर का व्यू, कहाँ क्या है, भीड़ कहाँ है, क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं है, अंदर से बैठ के आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए जहां एनकाउंटर चल रहा है, आप डायरेक्टली अगर वहां जाके नहीं देख सकते तो आपकी ड्रोन जाके उसको देखेगी, और ड्रोन जो देख रही है वो गाड़ी के अंदर आपको नजर आ रहा है, और आप उसको डायरेक्ट तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई आगे ऑपरेशन की साइड के ऊपर आपने कैसे काम करना है, कहां से अप्रोच करना है। हमारी ये कोशिश है कि हम उस स्टेज में जहां आपका जवान और आपका ऑफिसर गोलियों के सामने खड़ा है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन दे सकें, उसको ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर सकें। सिमिलरली लॉ एंड ऑर्डर में अभी जो आपने देखा कि इस बार बहुत कम इंजरीज हमारे लोगों को भी हुई, सिविलियन को भी हमने जख्मी नहीं होने दिया, इस तादाद में बड़े अच्छे से हमारे लोगों ने हैंडल किया। 40 से लेकर 50 की टोटल तादाद है सिविलियन की, जिसको को पत्थर लगा, को लाठी लगी, जिससे जख्मी हुए, और कोई फैटल कैजुअलिटी नहीं हुई। तो जैसे आपने कहा कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है काफ़ी वोलेटाइल थी, और पुलिस और सुरक्षा बल जितने भी थे उसमें एक्स्ट्रा फोर्सेस का भी डिप्लॉय किया गया था, कश्मीर वैली लाया गया था। ये भी रिपोर्ट्स हैं कि कुछ फोर्सेस अब वापस चली गई हैं, कितनी वापस गई हैं और बाकियों का जो सिलसिला है वो कब तक? ये गिनती मिनती का जो है वो जरूरत नहीं होती है जो इस तरह के इंटरव्यूज में, मतलब अलबत्ता हमारे पास फोर्सेस जरूरत के मुताबिक काफ़ी हैं। अभी कोई फोर्सेस की ज़रूरत थी तो MHA ने ही हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करी थी, MHA की कहीं और डिप्लॉयमेंट्स की ज़रूरत थी तो कुछ नफरी हमने उनको दी है, मगर काफ़ी बड़ी तादाद में अभी हमारे पास फोर्सेस अवेलेबल हैं, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर ग्रिड हमारी पूरी तरह स्ट्रांग है। न्यूज़ 18 से बात कर